हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक ये एक ऐसा मौजू है जिससे हर एग्ज़ाम में आपके सवालात ज़रूर बनते हैं। चाहे आप MA का एंट्रेंस दे रहे हो, PhD का एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप UGC नेट का पेपर दे रहे हो या TGT का या PGT का दे रहे हो, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर तक में हर एक एग्ज़ाम में आपसे सवाल किया जाता है, या आपसे अगर वाइवा भी दे रहे हो, इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो वहाँ भी आपसे एक सवाल बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं आज हम सर सैयद की पूरी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन देखेंगे और एक दिलचस्प अंदाज में देखेंगे ताकि सर सैयद की ज़िंदगी हमारे दिमाग में फिट हो जाए और उससे कभी भी सवाल आए तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हमने जो आज पॉइंट नोट किए हैं वो हमने 2 किताबों से नोट किए हैं। जमील जालवी तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने राम बाबू सक्सेना के जो तारीख़ अदब उर्दू है, इसी तरह से डॉक्टर तारिक सईद साहब की किताब, उससे हमने अलीगढ़ और सर सैयद के बारे में पढ़ने की कोशिश की। और मेरे लिए खुशी की बात है कि चूँकि मैं अलीगढ़ से पढ़ा लिखा हूँ, MA और BA मैंने वहीं से किया, तो अलीगढ़ और सर सैयद मेरे लिए बिल्कुल ही अछूता मौजू नहीं रहा है। इससे पहले भी मुताला में करते रहा, लेकिन आज के जो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने बनाए हैं और नोट किए हैं, ये उन्हीं किताबों से माखूज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर सैयद के बारे में और देखते हैं सर सैयद के कारनामे क्या क्या हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, जिनका नाम अहमद ख़ान था, तो सैयद तो चूँकि वो सैयद थे इसलिए अपने नाम के आगे सैयद लगाते थे, और सर का खिताब वो उनको बाद में मिला था, इस वजह से उनके नाम के आगे सर लग गया था। तो अहमद ख़ान उनका असल नाम था। अहमद ख़ान के सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को होती है दिल्ली में। उनकी पैदाइश दिल्ली में होती है और वफ़ात उनकी है 27 मार्च 1898 ईस्वी में अलीगढ़। दिल्ली में पैदा हुए, अलीगढ़ में उनकी वफ़ात हुई। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, चूँकि तवील उम्र इन्होंने पाई थी और तवील तजर्बा तवील इनकी खिदमात हैं, तो हम देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप और एक एक सन के हिसाब से हम सारे वाक़यात को देखते जाएंगे और उनकी तसनीफ़ात को, उनके कारनामों को उसी में डिस्कस करते जाएंगे ताकि वो चीज़ें एक कहानी के ज़रिए से हमारे दिमाग में बैठ जाएँ, वो सीधा साधा पैटर्न रहे। तो सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद साहब का नाम था मीर मोहम्मद मुत्तकी और वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा बेगम, और उनके दादा का नाम था ख्वाजा, उनके नाना का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन। ठीक है, दादा का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन और उनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुत्तकी था, वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। अब ये उनके वालिद और उनके दादा चूँकि मुग़लों के ज़माने में मनसबदार थे और बड़े ओहदे पर फाइज थे और जवादुद्दौला का खिताब भी उन लोगों ने हासिल किया था, इसलिए यहाँ पर उनका जिक्र करना मुनासिब है। उनके बड़े भाई साहब का नाम था सैयद मोहम्मद ख़ान। इन्होंने ही सैयदुल अखबार जारी किया था, जिसमें सबसे पहले सर सैयद ने काम किया था अपने भाई के साथ मिलकर के, और उसकी इदारत की थी और वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे मज़ामीन लिखने की इब्तिदा की थी और यहीं से उनके अदबी और कलमी ज़िंदगी की आगाज़ होता है सैयदुल अखबार से। और आसारुस सनादीद जो है उनका अहम तसनीफ़ है, वो सबसे पहले इसी सैयदुल अखबार के मतबा से ही प्रिंट होकर के शाया हुई थी, तो उसको आगे हम देखेंगे। सर सैयद की शादी जो है उनके बेगम परशा नाम था, परशा बेगम से हुई थी, जिनकी वफ़ात मुरादाबाद उनकी तैनाती के दौरान 1861 ईस्वी में हुई थी। मुरादाबाद में उन्होंने एक मदरसा भी कायम किया था, आगे हम उसको देखते हैं। तो सर सैयद की अदबी ज़िंदगी के अगर आगाज़ और कलमी ज़िंदगी, तसनीफ़ाती ज़िंदगी का अगर आगाज़ होता है कब, 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में उन्होंने जामे जम नामी किताब लिखा था, जिसमें अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक जितने मुग़लिया ख़ानदान के जो नस्ल थे उसकी तारीख़ मुख्तसरन लिखने की कोशिश उन्होंने की थी। तो 1840 ईस्वी जामे जम में उन्होंने ये कारनामा करने की कोशिश की थी। 1841 ईस्वी में मुंसिफ़ी का इम्तिहान पास किया था और उसकी वजह से वो मुंसिफ़ बाद में बने थे। ठीक है, और मुंसिफ़ी के ओहदे से ही वो सुबुकदेश भी हुए थे।
1842 ईस्वी में जलाउल कुलूब नामी एक किताब लिखी थी। जलाउल कुलूब नामी किताब जो ये है, चूँकि मौलूद शरीफ के लिए उन्होंने, यानी इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के बारे में जिक्र है। मुख्तसर ये सारे बहुत, इनके सर सैयद के बहुत सारी किताबें जो हैं, ये बहुत सारी कारनामे जो हैं वो मुख्तसर रिसाले हैं, यानी 20 सफ़े, 25 सफ़े, 15 सफ़े का, तो उसी तरह का ये रिसाला भी मौजूद है। और 1842 ईस्वी में ही बहादुर शाह जफ़र ने, चूँकि जवादुद्दौला उनका एक मौरूसी खिताब था, यानी सर सैयद के वालिद दादा का नाम के आगे जवादुद्दौला लगता था। जवादुद्दौला मीर मोहम्मद मुत्तकी, जवादुद्दौला ख्वाजा फरीदुद्दीन, तो उनके नाम के आगे बहादुर शाह जफ़र ने आरिफ जंग सर सैयद के नाम के, यानी अब नाम सर सैयद लिख सकते थे जवादुद्दौला आरिफ जंग सर सैयद, यानी सर का खिताब तो उस वक्त मिला नहीं था, तो जवादुद्दौला आरिफ जंग अहमद खां, इस तरह के वो अपना नाम लिख सकते थे। ये खिताब उन्होंने बहादुर शाह जफ़र ने उनके नाम के आगे इजाफा किया था। कब? 1842 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में तोहफ़े हुस्न नामी एक रिसाला उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो वो 1845 ईस्वी में तहसील फ़ी जरह साइल, जो मेआरुल उक़ूल नामी एक फारसी अरबी किताब है, उसका उन्होंने तर्जमा किया था 1845 में, तहसील फ़ी जरह साइल, ठीक है। 1846 से लेकर के 54 के बीच में वो दिल्ली में मौजूद रहे। दिल्ली में उनका तकर्रुर जो हुआ था वो सदर अमीन के तौर पे हुआ था। अमीन का ओहदा एक होता था दोस्तों, अमीन का ओहदा आमतौर पे जो सरकारी ज़मीन होते हैं उनको देख रेख का उनके हिसाब किताब के लिए अमीन मुकर्रर किए जाते थे पहले, तो उनके वो सदर के तौर पर वहाँ पर दिल्ली में मौजूद रहे थे 1846 से लेकर के 54 तक। और इसी बीच में उन्होंने आसारुस सनादीद नामी किताब लिखी थी, जिनको जो दिल्ली की तारीख़ और यहाँ की शख्सियात और यहाँ की इमारतों के बारे में बहुत तफसील से उन्होंने काफ़ी ज़ख़ीम किताब लिखी थी, उसका जिक्र हम आगे करते हैं। 1846 ईस्वी में उन्होंने फ़वाइदुल अफ़कार नामी और क़ौल मतीन दो रिसाले उन्होंने शाये किए थे। फ़वाइदुल अफ़कार और क़ौल मतीन, ये दोनों 1846 ईस्वी में, यानी दिल्ली में क़याम के दौरान इन्होंने शाया किया था। और 1847 ईस्वी में पहली बार आसारुस सनादीद, जो उनकी मशहूर मारिकतुल आरा किताब तस्लीम की जाती है, सर सैयद की तमाम कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा आसारुस सनादीद है, जो काफ़ी ज़ख़ीम है। दिल्ली की तारीख़ है, दिल्ली की शख्सियात के बारे में है, 121 शख्सियात का इसमें इन्होंने जिक्र किया है चौथे बाब में। और इसी तरह से उनके यहाँ की तारीख़ी इमारतें, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से आसारुस सनादीद में इन्होंने बयान किया है, ठीक है। आसारुस सनादीद जब ये लिख रहे थे और यहाँ के इमारतों के बारे में लिख रहे थे, उसके बारे में दिलचस्प किस्सा है कि इमाम बख्श साहबाई साहब उनके साथ मौजूद होते थे। इमाम बख्श साहबाई जिनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से है, 1802 ईस्वी में उनकी पैदाइश होती है और ये सर सैयद के दोस्तों में से थे। तो सर सैयद के बारे में वो लिखते हैं कि सर सैयद जो है कुतुब मीनार, आज दोस्तों आप लोग उसकी ऊंचाई देख सकते हैं, वहाँ पर रस्सी अपने कमर में बांध करके उसे लटक करके जो कुतुब मीनार के दीवार के चारों तरफ जो तहरीरें लिखी हुई हैं उसको उन्होंने नोट किया था। तो ये दिलचस्प किस्सा है, यानी सर सैयद इतने उस वक्त समझ लीजिए 40-50 साल की उम्र उनकी थी, तब भी वो इतनी हिम्मत करके वो कुतुब मीनार से लटक करके वो चीज़ें उन्होंने अंजाम दी। तो आसारुस सनादीद बहुत बेहतरीन उनका कारनामा रहा है। और इसका तर्जमा अंग्रेज़ी में भी हुआ था, फ्रेंच में भी हुआ था। फ्रेंच में भी इसका सवाल भी आता था कि सर सैयद का किस किताब का तर्जमा फ़्रांसीसी ज़बान में हुआ और किसने किया। तो गारसा दत्तासी ने 1861 ईस्वी में फ़्रांसीसी ज़बान में आसारुस सनादीद का तर्जमा किया था, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे ये 1850 ईस्वी की बात करें। 1850 ईस्वी में उन्होंने राह सुन्नत नामी एक रिसाला शाया किया था। और 1852 में एक अहम कारनामा वो और जामे जम की तरह, जामे जम चूँकि 1840 में लिखा, जिसमें मुगलिया सल्तनत के जितने भी बादशाह थे उनको, यानी तैमूर से लेकर के बहादुर शाह जफ़र तक तमाम के अहवाल उन्होंने लिखने की कोशिश की थी। और 1852 में सिलसिले मुलूक हिंद, यानी दिल्ली के जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो महाभारत
भारत के युधिष्ठिर, महाभारत काल के युधिष्ठिर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक के तमाम बादशाहों का मुख्तसर हाल उन्होंने लिखने की कोशिश की थी। इसका नाम रखा था सिलसिला मुलूक हिंद। ठीक है, 1853 ईस्वी में, ये 52 ईस्वी में उनका कारनामा हुआ। अब ये दोस्तों तमाम मैं सन जो आप लोगों को गिना रहा हूँ 1840 से आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। 37 में सैयदुल अखबार उन्होंने ज्वाइन किया था, 40 से उन्होंने अदबी या तसनीफ़ाती सिलसिला शुरू किया था। और यहाँ पे तमाम सन जो हैं आप अपने दिमाग में इसी तरह से बिठाते चलिए एक कहानी के तौर पे। ठीक है, 1846 से लेकर के 52 के बीच में ठीक है, वो कहाँ पे थे, दिल्ली में मौजूद रहे थे। और उसके बाद में 1852 में जो उनका कारनामा सिलसिला मुलूक हिंद, ये अहम कारनामा उनका है। 1853 में तर्जुमा कीमियाए सादत, ये कीमियाए सादत नामी एक किताब है, उसका तर्जुमा उन्होंने किया। 1855 में वो 54 तक दिल्ली में रहे। 55 में उनका तबादला कहाँ पे हुआ था, बिजनौर के ज़िले में हो गया था। वहाँ पे मुंसफ़ी के ओहदे पर उनका हुआ था तबादला। तारीख़ ज़िला बिजनौर जो इनकी मशहूर किताब है, वहाँ पे उन्होंने लिखा 1855 ईस्वी में जाकर के। और वहीं पर बिजनौर में क़याम के दौरान ही उन्होंने आईने अकबरी, जो अबुल फजल साहब की किताब है, जो अकबर बादशाह के दरबारी वो आलिम थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी नामी किताब लिखी है, उसकी इन्होंने तस्हीह की थी। काफ़ी ज़ख़ीम किताब है अबुल फजल की आईने अकबरी, उसकी इन्होंने तस्हीह की थी। और इस किताब का तर्जुमा मिस्टर ब्लैकमैन जो ये अंग्रेज़ हैं, इन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर चुके थे आईने अकबरी के। लेकिन जब सर सैयद ने इसकी तस्हीह करके शाये किया था तो मिस्टर ब्लैकमैन ने सर सैयद की इस काविश की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। ठीक है, अब 1858 ईस्वी देखते हैं। 1858 ईस्वी में उन्होंने 1857 में चूंकि बगावत होती है, गदर का वाक़या रूनुमा होता है, हिंदुस्तान में पहली जंग आज़ादी जो लड़ी जाती है, तो 1857 में चूंकि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो अब मुसलमानों के टारगेट वो अंग्रेज़ बने। अंग्रेज़ मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे और मुसलमानों को चुन चुन करके बदला ले रहे थे मुसलमानों से। तो सर सैयद ने उसको देखते हुए 1858 में असबाब बगावत हिंद नामी किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की थी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों का या फिर हिंदुस्तानियों की गलती नहीं थी इस बगावत में, बल्कि अंग्रेज़ों की खुद गलती थी, जिसकी वजह से ये गदर रूनुमा हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के कुछ गुस्सा भी इनको झेलना पड़ा था। अब तक ये अंग्रेज़ों के बहुत वफादार और मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते थे, लेकिन असबाब बगावत हिंद में इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों को आईना दिखाने की कोशिश की थी कि इसमें सिर्फ हिंदुस्तानियों की गलती नहीं बल्कि गलती आप लोगों की है। तो 1858 में उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखा था और 63 ईस्वी में उसको शाया भी किया था, किताबी शक्ल में रिसाला था। और उसी सिलसिले की एक वफादार मुसलमानाने हिंद के नामी रिसाला लिख करके भी शाया किया था, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि मुसलमान जो हैं हुकूमत हिंद के, यानी उस वक्त के अंग्रेज़ों के वफादार हैं, बल्कि ये बागी नहीं है, इसलिए इनको टारगेट ना किया जाए। सर सैयद के इसके पीछे एक मसलहत भी थी कि चूंकि मुसलमान उस वक्त सबसे दबे कुचले तबके में से आ गया था और उसके तमाम जो इससे पहले की मादी थी उसको तहस नहस कर दिया गया था, इसलिए रोड पे जो मुसलमान आ गया था। तो अब ऐसे सूरत हाल में अगर मुसलमानों पर टारगेट करे अंग्रेज़, तो उससे क्या है, मुसलमानों का ही नुकसान होगा और उसके तालीमी पसमानदगी, जो माली पसमानदगी के साथ साथ तालीमी पसमानदगी में भी वो चला जाएगा। तो सर सैयद ये चीज़ नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पहले मुसल्लह हो जाओ तालीम से, साइंस से, और उसके बाद किसी कौम का मुकाबला करो। जिस कौम के से मुकाबला कर रहे हो उस कौम के पहले बराबर तो आ जाओ, उसके कौम के पहले बराबरी कर लो, उसके बाद मुकाबला करो, फिर मुकाबला अच्छे से होगा और उसके बाद में भी हमको फतेह हासिल हो सकती। तो सर सैयद की ये फ़िलासफ़ी थी और ये उनका नज़रिया था, और इसी वजह से लोग उनको अंग्रेज़ों का पिट्ठू कहते हैं, अंग्रेज़ों का दलाल भी कहते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। सर सैयद जैसा दूरअंदेश आदमी अगर उस वक्त ज़माने में ना होता तो मुसलमानों की हालत और भी बद से बदतर हो सकती थी। उसी सिलसिले में 1858 में उन्होंने बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही नामी किताब की तस्हीह की थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की फरमाइश पर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो 1823 ईस्वी में यह कलकत्ता में कायम हुआ था, और कलकत्ता से ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
वहाँ से काम कर रही थी, अदब के सिलसिले में या अखबारात भी वो जारी कर रही थी। तो उसी की फरमाइश पर उन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की तस्हीह की थी। 1860 ईस्वी में बाइबल की तफसीर उन्होंने लिखी थी। बाइबल की तफसीर लिखी थी, उसका नाम रखा था तबयीनुल कलाम। यहीं से सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमान, जो कट्टरपंथ मुसलमान थे, उनके टारगेट पे आ गए थे कि वो मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहते हैं, यानी बाइबल की तफसीर लिख करके ईसाई बनाना चाहते हैं। 1861 ईस्वी में मुरादाबाद में उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल कायम किया। मुरादाबाद के उस वक्त क़याम उनका था और यहीं पर उनकी वाइफ का इंतकाल भी हो गया था 1861 में। 1862 में उनका तबादला गाज़ीपुर में हुआ था, जहाँ का एक अहम तारीख़ी कारनामा उनका है साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम और एक मदरसे का गाज़ीउद्दीन जो सर सैयद ने गाज़ियाबाद में मदरसा कायम किया 1864 ईस्वी में। तो साइंटिफिक सोसाइटी और एक मदरसे का क़याम जो है उन्होंने गाज़ीपुर जो ज़िला है यूपी में, वहाँ पे तबादले के दौरान किया था। 1864 ईस्वी में उनका तबादला अलीगढ़ में हुआ, गाज़ीपुर से वो अलीगढ़ आए और 1866 ईस्वी में उन्होंने रिसाला इंस्टीट्यूट गज़ट जारी किया यहाँ से। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी तो उन्होंने क़याम किया था। साइंटिफिक सोसाइटी का जो मकसद था वो अंग्रेज़ी किताबों का या साइंस की किताबों का या इसी तरह से दूसरे जो जदीद उलूम हैं उन किताबों का तर्जमा उर्दू में करके उसको शाये करना, और इसी तरह से रिसाला इंस्टीट्यूट गज़ट जो है ये जारी किया गया था। इसके भी दो पहलू थे, एक उसका आधा हिस्सा अंग्रेज़ी में होता था, आधा हिस्सा उर्दू में। अंग्रेज़ी में भी मज़ामीन शाये होते थे, उर्दू में भी शाये होते थे। और उसी दौरान इन्होंने 66 में ही रिसाला अहकाम ताम अहले किताब, ये भी एक रिसाला जारी किया, उन्होंने शाया किया, जिसमें ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि यहाँ जो ईसाई हैं ये कौम हमसे मुख्तलिफ नहीं बल्कि ये भी अहले किताब है। तो यहाँ से जो कट्टरपंथ मुसलमान थे उससे और ज़्यादा मुखालिफ हो गए थे। ठीक है, 1866 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का उन्होंने क़याम किया था। इस एसोसिएशन का काम क्या था कि जो मुसलमानों के मसाइल हैं इस एसोसिएशन की मदद से पार्लियामेंट तक उन मसाइल को पहुंचाया जाए, और इसके बड़े मुस्बत नताइज भी बरामद हुए थे। 1867 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान का बनारस में तबादला हुआ था और वहीं से 1869 ईस्वी में अपने बेटे सैयद महमूद के साथ और अपने एक नौकर के साथ वो लंदन के इंग्लैंड के सफ़र पर गए थे। सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन उन्होंने उसी दौरान लिखा था और 1869 से लेकर 71 के बीच में उन्होंने जो कुछ उनके साथ जो भी वाक़यात 70 तक जो भी वाक़यात रूनुमा हुए उसको उन्होंने इंस्टीट्यूट गज़ट में भी शाया करवाया उन तमाम को किस्तवार, और 1871 ईस्वी में मुसाफिरान लंदन को उन्होंने शाया भी करवाया था किताबी शक्ल में। ठीक है, और लंदन के क़याम के दौरान ही एक विलियम म्योर नामिक शख्स था जो अंग्रेज़ था, उसने द लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी थी और उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे नबी के बारे में। तो उसका उन्होंने एक मुदल्लल जवाब दिया था खुतबात अहमदिया लिख करके, और कहते हैं दोस्तों इसके लिए उन्होंने अपनी यहाँ हिंदुस्तान की लाइब्रेरी तक को बेच दिया था और अपने तमाम दौलत को लगा दिया था, और इस किताब को लिख करके और वहीं पे उन्होंने शाये करवा करके विलियम म्योर को हाथों हाथ उन्होंने जवाब दिया था, और हमारे नबी के बारे में जो उसने गलत हक़ाइक़ रखे थे उसका उन्होंने मुदल्लल जवाब दिया था अपनी किताब खुतबात अहमदिया में। ठीक है, और लंदन के क़याम के दौरान ही उनको CSI जो उस वक्त एक खिताब होता था अंग्रेज़ देते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों ने इनको खिताब दिया था CSI का 1869 या 70 के बीच में जो लंदन में उनका क़याम हुआ था। 1 साल 5 महीने वो लंदन में कायम रहे और मुंबई के रास्ते वो फिर से वापस बनारस आए थे। 1 साल 5 महीना उन्होंने इंग्लैंड में क़याम किया था। 1870 ईस्वी में लंदन से जब वापस आते हैं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, और ये तहज़ीबुल अखलाक क्यों जारी किया था, किस वजह से जारी किया था, वहाँ पे लंदन में वो गए थे तो उन्होंने एडिसन और स्टील नामी आदमियों की जो रिसाला था, एडिसन का रिसाला था टेटलर और स्टील का रिसाला था स्पेक्टेटर, इन दोनों रिसालों से वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए थे। तो इन्हीं रिसालों के तर्ज पर टेटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पर उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किया था। और एक सवाल ये बनता है दोस्तों
कि सर सैयद ने किस चीज़ के ज़रिए से उर्दू नस्र को आसान और सादा बनाया, तो वो तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए से ही उर्दू नस्र को सादा और आसान, सलीस, बामुहावरा और जो आम बोलचाल की ज़बान में है उस तरह से लिखने के एक दागबेद डाली और तहरीक यहीं से शुरू होती है। पहला शुमारा तहज़ीबुल अखलाक का जो जारी होता है 24 दिसंबर 1870 ईस्वी में, और 1876 ईस्वी में ये रिसाला पहली बार बंद हो जाता है। 1879 ईस्वी में दोबारा ये जारी होता है और 1881 तक जारी रहता है, फिर से बंद हो जाता है 81 में, और 94 ईस्वी में तीसरी बार ये जारी होता है, और 1897 ईस्वी में इस रिसालों को इंस्टीट्यूट गज़ट में शामिल कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और इस तरह से 3 बार सर सैयद की हयात में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी हुआ और बंद हुआ। 24 मई 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ की उन्होंने बुनियाद रखी थी। दोस्तों, बनारस में क़याम के दौरान ही उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था और एक यूनिवर्सिटी कायम करने की उन्होंने एक सिफारिश की थी मुसलमानों के लिए, जो कि उस वक्त वो कबूल नहीं हुई, बल्कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी। इन्होंने खुद अलीगढ़ में वापस क़याम के दौरान 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी थी, जो 8 जनवरी 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हुई। पहले मदरसा कायम किया था 24 मई 1875, और 24 मई क्यों किया था? क्योंकि ये मलिका एलिजाबेथ का जो उस वक्त बर्थडे था उनका, उसी दिन इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और 8 जनवरी 1877 ईस्वी को MAO कॉलेज कायम हुआ था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो लॉर्ड लिटन ने उन्होंने संग बुनियाद रखा था। वहाँ पे जाकर अभी भी जाकर अलीगढ़ में आप देखेंगे तो लिटल लाइब्रेरी मौजूद है। 1878 ईस्वी में वो सरकारी मुलाजमत से सुपुर्दोश हुए। 1888 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी अंग्रेज़ों ने उन्होंने नाइट कमांडर का तमगा दिया था। नाइट कमांडर जो सितारे हिंद, उनको एक सितारे हिंद दिया गया था। तो ये एक तरह का सितारा था, सितारा हिंद के नाम से उनको दिया गया था। तमगा था ये, सितारे यहाँ तबका लिख दिया गया है, लेकिन तमगा था ये, सितारे की शक्ल में था, सितारा ही था। अभी भी आप अलीगढ़ में जाएंगे तो जो यूनिवर्सिटी सर्कल है वहाँ के पास एक गेट है, उस दरवाजे पर दोनों साइड में जो 2 पिलर हैं, उन दोनों पिलर पर वहाँ पे 2 सितारे वहाँ पे अभी भी लगे हैं, और वो वही सितारे हिंद हैं जो सैयद अहमद खां को 1888 ईस्वी में अंग्रेज़ हुकूमत को दिया गया था। और उसी दिन से इनके नाम के आगे सर लग गया था और उनका नाम सर सैयद अहमद खां हो गया था। नाइट कमांडर का जिस दिन दिया गया 1888 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाजी सनद से नवाजा था। इस तरह से वो डॉक्टर ऑफ लॉ हो गए थे। डॉक्टर सर सैयद अहमद खां उसी दिन से हो गए थे। 1891 ईस्वी में उसके बाद में वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी इनको मुंतखब किया गया था, और बिल आखिर उनका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी में हो गया था। तो इस तरह से सर सैयद की हयात और उनके कारनामों के बारे में मुख्तसरन जो मैंने जायज़ा लिया है दोस्तों। और एक चीज़ और है कि उन्होंने तफसीर कुरान भी लिखा था 1870 से 75 के बीच में। उस बीच में 5 जिल्दें उन्होंने तफसीर कुरान की मुकम्मल की थी, और उन 5 जिल्दों के बेस पर उन पर कुफ्र का फतवा भी लगा था। तो वो आधा कुरान ही हो पाया था, निस्फ कुरान हो पाया था, वो मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे, और इसकी वजह से वहाँ पे मक्का से जाकर के फतवा लाया गया। उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया था कि चलो इसी बहाने अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि इसी बहाने किसी को हज करने का या उम्रा करने का मौका तो मिला हमारे कुफ्र के फतवा लाने के चक्कर में। तो इस तरह का एक बवाल हुआ था। तो तबयीनुल कलाम हो गया, चाहे रिसालत आम अहलुल किताब हो गया, चाहे इसी तरह से तफसीर कुरान हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है कारनामे हैं सर सैयद के, जो इस तरह से मुसलमानों के बीच में थोड़ा सा उनको लेकर के दिक्कत थी और कुफ्र का फतवा तक लगाते थे। तो सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी बहुत ही कांटों भरी रही और बहुत ही इज्तिहाद भरी रही। कोशिश वो हमेशा से मुसलमानों के लिए करते रहे, जिसकी वो उनकी कोशिश रही बनारस में क़याम के दौरान। और बनारस में क़याम के दौरान भी उनको ये एहसास भी हो गया कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे और वहाँ से उनका जो एक मौक़िफ़ ज़ाहिर हुआ था कि अब हिंदू और मुसलमान एक
एक साथ में, और यहीं से कहते भी हैं लोग, बहुत सारे लोग पकड़ते भी हैं कि उस वक्त सर सैयद ने एक अलग मुल्क बनाने की जो बुनियाद रख दी थी, नज़रिया दे दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उनका एक नज़रिया था, उनका एक एहसास था कि हाँ इस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि एक अलग मुल्क बनाने की ज़रूरत है। तो सर सैयद की ज़िंदगी को पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, उनके कारनामों को पढ़ने की ज़रूरत है और नज़दीक से उनको देखने की ज़रूरत है। तो इतना ही आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।